जय हिंद साथियों, द शील्ड आईएएस में आपका स्वागत है। ये डे 10 है आंसर राइटिंग सेशन का। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है वैदिक काल, और हिंदी साहित्य में आपका महाभोज जो उपन्यास है वो चल रहा है। ठीक है, तो मैंने वैदिक काल से संबंधित एक प्रश्न दिया हुआ था। चर्चा कीजिए कि वैदिक काल के अधिवास, प्रतिरूप, कृषि, सामान्य जीवन शैली पर जलवायु एवं भौगोलिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है कौन से काल में बोल रहा है, वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में किसके ऊपर, एक तो अधिवास के ऊपर किस क्या प्रभाव पड़ा, जलवायु का और भौगोलिक का। फिर कृषि के ऊपर जलवायु और भौगोलिक का क्या प्रभाव पड़ा। फिर सामान्य जीवन शैली पर भी जलवायु और भौगोलिक का कैसा प्रभाव पड़ा। तो ये आपको बताना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का ये डिमांड है। ठीक है, उसके बारे में आपको चर्चा करना है। मैं देख पा रहा हूँ आप लोग जो आंसर सेंड कर रहे हैं, कोई भी जो जीएस में आपको डायग्राम वगैरह बना करके, है ना, आपको दिखाना चाहिए था, वो कोई कर नहीं रहे ना। और पॉइंट शैली में एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखिए, एकदम निफिक्र हो करके, अच्छे अंक उसी से मिलेंगे। उदाहरण को उसमें डालिए और साथ में फिगर वगैरह भी बनाइए कॉपी में, ताकि सहजता से एग्जामिनर उसको पढ़ सके और उसको आसानी हो पढ़ने में, ताकि वो अच्छे अंक आपको दे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख करके अपने आंसर को लिखिए और ये सारा कुछ करने का प्रयास कीजिए अपने आंसर में। ठीक है, अपनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं चेक करूँगा जिन्होंने भी आंसर लिख करके सेंड किया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको परिचय देना पड़ेगा, और परिचय आप सिंपल सा परिचय किसी भी प्रश्न का अगर आप देना चाहें, जैसे वैदिक काल से संबंधित है तो आप वैदिक काल के बारे में बता दीजिए कि वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था, और ये प्राचीन भारतीय इतिहास का एक चरण है जिसकी विशेषता निम्न प्रकार, जैसे आप बता सकते हैं हिंदू देव के पवित्र ग्रंथों, वेदों आदि की रचना इस साल में हुआ था। और फिर किस तरह से इस टाइम पे, मतलब प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का उद्भव, और चारवां ने सिंधु नदी घाटी सभ्यता, और उसके बाद वहाँ के आसपास का जो उपजाऊ नदी घाटी था वहाँ पर लोगों ने किस तरह से कृषि समुदाय का विकास हुआ। आप इसके बारे में थोड़ा सा हल्का हल्का जिक्र करके, मतलब क्वेश्चन के डिमांड को भी आप उसमें इंक्लूड करके कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो आपका पॉइंट है ये अगला, अधिवास परिरूप। तो आपको जो उत्तर लिखना चाहिए था ऐसे लिखना चाहिए था, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि जैसे आप लिख लेते जो क्वेश्चन का है, अधिवास प्रतिरूप, ये जो आपका है आप ऐसे गोल बना लीजिए। अब अधिवास प्रारूप में क्या क्या हो सकता है, अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं ना। जैसे अधिवास उसका कहाँ था वैदिक काल में, एक तो होता था नदी के किनारे होता था, नदी के किनारे। और इसके दो सब पॉइंट बना लीजिए। नदी के किनारे हुआ तो नदी के निकटता के किनारे उसका भौगोलिक कारक और जलवायु कारक ने उसको किस तरह से प्रभावित किया। तो एक कारण आप बता दीजिए यहाँ पर भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक, और दूसरा आप यहाँ पर बता दीजिए जलवायु। ठीक है, जलवायु आप ये बता सकते हैं यहाँ पर। अब भौगोलिक में आप यहाँ पर बताइए कि नदी के कारण, निकटता होने के कारण भौगोलिक कारक किस तरह से मददगार रहे, या उनका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए भौगोलिक कारक, मान लीजिए जहाँ पर भी ये बसे थे, भौगोलिक कारक वहाँ की मिट्टी एक तरह से उपजाऊ भूमि था वहाँ पर, और पानी की उपलब्धता के कारण वहाँ पर कृषि, मतलब क्या हुआ, उसको पानी वगैरह पीने के लिए मिल गया। प्रमुख नदियाँ वहाँ पर से बहती थी, तो इन्हीं कारण से वहाँ पर उनका क्या होता है, बस्ती मुख्य रूप से नदी के किनारे क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अधिवास के रूप में आप बता सकते हैं। फिर जलवायु कारक में आप बताइए यहाँ पर कि पानी, कृषि और दैनिक गतिविधि के लिए सुनिश्चित हो गया। और उसके बाद आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इनकी उपलब्धता ने क्या हुआ कि उनको नदी के किनारे बसने में सहायता प्रदान किया। एक तो ये हो गया अधिवास प्रतिरूप। अच्छा, दूसरा एक तो नदी के किनारे हो गया, और कहाँ पर हो सकता है, और इसके अलावा नदी के किनारे थोड़ी ना सब शहर बचाता, तो कोई भूभाग आप एक टॉपिक बना लीजिए, एवं जहाँ पर संसाधन की उपलब्धता थी,
संसाधन। तो जहाँ पर इन सारे की चीज़ों का उपलब्धता था वहाँ पर भी तो हमें अधिवास देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी आप इस तरह से दो डायग्राम के फॉर्मेट में दो कारण बना लीजिए, एक तो भौगोलिक और दूसरा जलवायु। ठीक है, देखिए एक तो इस तरह से आप कर सकते हैं, दूसरा अगर आप डायग्राम शैली में लिखना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि एक तो आप यहाँ पर बना लीजिए इस तरह से अधिवास का पॉइंट बना लीजिए। ठीक है, अधिवास में पहला पॉइंट आप लिख दीजिए इस तरह से नदी से निकटता, नदी से निकटता। ठीक है, अब नदी से निकटता पहला लीजिए और इसके लिए दो पॉइंट, एक इधर एक और बना लीजिए और यहाँ पर आप दे सकते हैं जलवायु कारक और दूसरा यहाँ पर आप लिख सकते हैं जलवायु कारक और एक दूसरा था आपका भौगोलिक कारक। ये दोनों यहाँ पर लिख दीजिए। इसका पॉइंट भौगोलिक वाला यहाँ पर लिख दीजिए, राजनीतिक वाला यहाँ पर लिख दीजिए। उसी तरह से दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया यहाँ पर भूभाग और संसाधन का, भूभाग का जो ये भौगोलिक है उसके लिए यहाँ पर लिखिए, ये यहाँ पर लिख दीजिए। फिर जो आपका दूसरा पॉइंट इसी में है, तीसरा पॉइंट जो है कृषि के लिए, तो आपको यहाँ पर कृषि ऐसे कर देना, इसको आगे बढ़ा लीजिए और ऐसे लिख करके यहाँ भी आप इस तरह से पॉइंट को इस टेबल फॉर्मेट में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को आप करने का प्रयास कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। एक तो पहला टॉपिक, पहला पॉइंट मैंने बता दिया आपको ये अधिवास को लेकर के कि अधिवास को हम कैसे लिखेंगे और इसका उत्तर कैसे होना चाहिए। ठीक है, और संसाधन के ऊपर जैसे अगर बात करें तो भौगोलिक कारण जो था भारत में जो है भौगोलिक जैसे मैदान, जंगल, पहाड़ ये सब मिलेगा और इस तरह के आकृति होने के कारण जो है बस्तियों का जो वैदिक काल में हमें अलग अलग जगहों पे वितरण देखने को मिलता है, जिसने इसको मतलब बस्ती के विकास में उनका एक तरह से प्रभाव पड़ता है। फिर जलवायु कारक में बताइए कि जलवायु धीरे धीरे क्या हो रहा था, समृद्ध हो रहा था। प्राकृतिक संसाधन वाले क्षेत्र में बस्तियों का घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया, तो जलवायु कारक ये हो गया। उसी तरह से देखिए अब आपका जो टॉपिक है अगला इसी में है कृषि। तो कृषि में दो ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कृषि कोई क्यों लगा रहा था। एक तो फसलों के उत्पादन के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए। अब फसलों के उत्पादन के लिए इसको क्या चाहिए, सिंचाई चाहिए, सिंचाई एवं जल प्रबंधन। ठीक है, तो जल प्रबंधन चाहिए। अब इसके लिए फसलों के उत्पादन के लिए दो कारण आप बताइए यहाँ पर, एक तो भौगोलिक कारक, फिर जलवायु कारक। भौगोलिक में नदी के पास था, जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी था, इसलिए हम लोग वैदिक काल में देखते हैं कि जौ, गेहूँ इस तरह के प्रमुख फसल उगाए जाने लगे थे। जलवायु कारण बताइए कि फसल इस टाइम पे वृद्धि हो रहा था क्योंकि जलवायु उसका क्या दे रहे थे, साथ दे रहे थे, समय पे बारिश भी हो रहा था, तो इस कारण से पर्याप्त जल की आपूर्ति के कारण उनके फसल में वृद्धि हो रही थी। फिर आप सिंचाई में भी आपको इसी तरह से भौगोलिक कारक और जलवायु कारक आपको बता देना है कि मौसम तो एक हो ही गया, मौसम के विविधता के कारण साल भर वो एग्रीकल्चर कर सकते थे, और भौगोलिक कारक में नदी के निकटता तो सिंचाई क्या हो गया, इनके लिए सरल और सहज हो गया। ठीक है, देखिए उसके बाद जो है आपका तीसरा जो पॉइंट है इसी में जो एक्सप्लेन करना था, सामान्य जीवन शैली। तो सामान्य जीवन शैली पे इसका किस तरह के प्रभाव पड़ा, तो देखिए अभी पर यहाँ पर वैदिक काल में अभी भी जो लोग थे वो पूर्ण रूप से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं थे। अभी भी जो है वो क्या कर रहे थे, तो एक तरह से आप बोल सकते हो अर्ध घुमंतु जीवन के रूप में वो जी रहे थे, यानी कि अर्ध खानाबदोश थे, पशुपालन पर भी निर्भर थे और कृषि पर भी निर्भर थे। ये हो गया भौगोलिक कारक। मतलब पहला पॉइंट आप दे सकते हैं कि घुमंतु जीवन शैली, घूम घूम करके खानाबदोश भी थे और कृषि का ये भी कर रहे थे, एक भौगोलिक कारण हो गया। फिर जलवायु कारण बताइए कि खेती और पशुपालन को किस तरह से जलवायु ने जलवायु परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण इनको बढ़ावा मिला। फिर खाद्य सुरक्षा हो जाता है धीरे धीरे। खाद्य सुरक्षा क्यों, एक तो नदी के किनारे इनका गांव बसा था, प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता थी और अलग अलग प्रकार की खेती ये लोग कर रहे थे, वन, नदी इन सब के किनारे। जलवायु कारण सतत वर्षा हो रही थी, आपको यहाँ पर भी वही बताना है। ठीक है, जिससे जनसंख्या वृद्धि में भी क्या होता है, योगदान मिलता है। फिर आप जीवन शैली को प्रभावित करने वाले एक और कारक में धार्मिक संस्कृति प्रथा भी आप बता सकते हैं और आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में भी बता सकते हैं, किस तरह से पशुपालन और बढ़ा, कृषि में अधिशेष बढ़ा और अधिशेष बढ़ने के कारण किस प्रकार से मतलब व्यापार वगैरह को क्या मिलता है, बूस्टिंग मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप बता करके इस उत्तर को फिर आप निष्कर्ष
बताइए कि निष्कर्ष में आप यही बता सकते हैं इसमें कि जैसे वैदिक काल के दौरान जो जलवायु और भौतिक कारक ने मतलब अधिवास, कृषि पद्धति और समग्र जीवन शैली को प्रभावित किया और इसने जो है भारतीय समाज के विकास को आकार और साथ में समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद किया। ठीक है, आप इस तरह से इसका निष्कर्ष लिख सकते हो। तो चलिए अब आंसर देखते हैं कि कुछ अभ्यर्थियों ने आंसर लिख करके सेंड किया हुआ था, तो मैं उनका कॉपी पहले चेक कर लेता हूँ। फिर हिंदी साहित्य का जो क्वेश्चन दिए हैं उसका मैंने हालांकि मॉडल आंसर बना करके भी रखा हुआ है, ताकि मैं मॉडल आंसर इसलिए बना के रखता हूँ ताकि आप लिखने की कला सीखें सबसे पहले कि किस तरह से हमें पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, पॉइंट को इकट्ठा करके और एक क्रम के अनुसार। ठीक है, तो वैदिक काल भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण चरण था जिसमें समाज, धर्म, संस्कृति, अर्थव्यवस्था के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस काल में अधिवास, प्रतिरूप, कृषि जीवन शैली, अच्छा परिचय है इनका, ठीक है, अच्छा परिचय है। ये किनका कॉपी है? दसीलडाइस कोयल है ना, कोयल आपका ये परिचय जो है अच्छा है क्योंकि आपने वैदिक काल के बारे में भी बताया। उसके बाद वैदिक काल जो प्रश्न का डिमांड है उस प्रश्न के डिमांड को भी आपने यहाँ पर इंक्लूड किया। ठीक है, अधिवास प्रतिरोध पर प्रभाव। वैदिक काल के लोगों के अधिवास मुख्यतः सिंधु घाटी नदी, हाँ नर्मदा इस सब के नदी के किनारे था। वैदिक काल के लोगों का अधिवास प्रतिरूप, जलवायु और भौगोलिक कारक महत्वपूर्ण योगदान था। जलवायु कारक, फिर प्रकृति। जलवायु कारक में उत्तर पश्चिमी भारत में ऋग्वैदिक सभ्यता। फिर देखिए आपने इतना एक्सप्लेन किया है ना, इतना एक्सप्लेन नहीं किया, करना है आपको जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से आपको लिखना है, पॉइंट शैली में आपको लिखना है। उसके बाद आप एग्जाम्पल दे करके शॉर्ट में पॉइंट में आप इसको लेकर के आगे बढ़े। प्रकृति के प्रति सम्मान भी था, जलवायु प्रभाव, उसके बाद बाढ़ एवं सूखे का प्रभाव। भौगोलिक कारक में इसी में अगर देखा जाए तो उत्तरी भारत के मैदान में क्षेत्र में सिंधु नदी गंगा अनुकूल थी। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र था। ठीक है, भूसंकलन हिमालय नक्सान पिघलाव, भूसंकलन का खतरा रहना, इसका चट्टानें समय समय पर देखना चाहिए। ये वाला नहीं, भी पॉइंट ऐड करते तो कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पे इस तरह की समस्याएं बहुत कम देखने को मिलती थी। फिर कृषि पर प्रभाव जलवायु का, मौसमी फसलें। ठीक है, ये भी पॉइंट आपका इतना एक्सप्लेन नहीं करना है। देखिए आपने 4 पेज में आंसर लिखा हुआ है ना, वहाँ पर आपको बस ये जैसे कि ये वाला प्रश्न जो था 15 अंक का प्रश्न था, तो 15 अंक का प्रश्न आपको 180 से आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 शब्द में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, क्योंकि समय सीमा का भी क्या होता है, आपको प्रबंधन करना होता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। सिंचाई का अभाव, सिंचाई का अभाव एक तरह से नहीं बोल सकते हैं क्योंकि देखिए जलवायु भी उस टाइम पे ठीक ठाक ही था, जो कृषि को बढ़ावा दे रहा था, प्लस नदी के किनारे ये सब सभ्यताएं बसी हुई थी, तो मतलब सिंचाई के लिए उतना प्रॉब्लम हो नहीं रहा था। ठीक है, भौगोलिक कारक का प्रभाव, सिंधु घाट और गंगा नदी का मध्यम, लौह उपकरणों का उपयोग, जल परिवहन तकनीकें, सामान्य जीवन शैली, आहार, आवास, वस्त्र में परिवर्तन। ठीक है ना, थोड़ा सा जो इतना आपने बढ़ाया हुआ है इतना आपको नहीं बढ़ाना है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है उन पॉइंट को ध्यान में रखिए और उसको एक्सप्लेन करिए, थोड़ा सही होगा आपका उत्तर। अभी सुधार करना पड़ेगा आपको भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हिंदी लिटरेचर का है, ये भी हिंदी लिटरेचर का है, यहाँ पर है ना, ये शेर का है। वैदिक काल की शुरुआत इतना ईस्वी में हुई थी, 1000 से नहीं 1500 ईसा पूर्व से, है ना, यहाँ पर लिखे ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय के लोगों का पूरा जीवन कृषि, पशुपालन, उत्पन्न पर प्रभावित था। भारत के जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु तथा यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से कृषि महत्वपूर्ण रही है। वैदिक काल में भी कृषि मुख्य व्यवसाय था। भू को माता मानते, प्रकृति में ही वैदिक लोग जलवायु के प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। देखिए इतना ही आपने लिखा हुआ है और कितना सारे पॉइंट उसमें दिया हुआ है। भारत के मिट्टी जलवायु आर्द्रता, यहाँ कृषि अपने आगमन, इस काल में उपकरणों का क्या क्या, ठीक है, उपकरणों का इस सब का तो वहाँ पर बात ही नहीं किया गया है। भौगोलिक कारण, सिर्फ आपको 2 ही कारण पे एक्सप्लेन करना है, एक तो भौगोलिक और दूसरा
जलवायु परिवर्तन के बारे में कि इन दोनों ने किस तरह से अधिवास, कृषि और साथ में सामान्य जीवन शैली को प्रभावित किया। ठीक है, औजार उपकरण सबका तो यहाँ पर बात ही नहीं करना है, आपको सुधार करना है आपको, ये इतना सा से नहीं होगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया शुरू में बोला उन सब पॉइंट को एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़िए और बुक को थोड़ा सा पढ़िए और वहाँ से पॉइंट निकाल के फिर से इसको लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हम लोगों का अब उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी लिटरेचर का। यहाँ पर देखिए हिंदी लिटरेचर में आपको क्या है कि महाभोज उपन्यास के नामकरण की सार्थकता पर विचार करना है। तो महाभोज जो उपन्यास है उसके नामकरण मतलब महाभोज नाम क्यों रखा हुआ है, इस नाम की क्या सार्थकता है। सार्थकता मतलब अभी के समय में भी क्या इसकी उपयोगिता है, मतलब ये नाम क्यों रखा है ना, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या प्रासंगिकता है, आपको इसके बारे में यहाँ पर बताना है कि महाभोज ही क्यों मतलब नामकरण सार्थक है महाभोज उपन्यास के लिए, तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए उत्तर लिख करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो महाभोज के बारे में आपको बताना है। महाभोज सबसे पहले किसको बोलते हैं उसको डिफाइन करना है कि महाभोज उस भोज को कहते हैं जो किसी की मृत्यु पर आयोजित किया जाता है। इस भोज के अनेक संकेत हैं। अब कौन कौन सा संकेत है, जैसे जो डी.आई.जी. सिन्हा है उसको पदोन्नति मिल जाती है, मतलब पद में उन्नति हो जाता है उसका, जिसके उपलक्ष्य में उसके घर में क्या होता है तो पार्टी दे रहा है। एक तरफ सत्ता के समक्ष अपनी कलम को गिरवी रखने वाले जो दत्ता बाबू है वो भी पार्टी करने के लिए किसी खास स्थान पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और तीसरी तरफ सुकुल बाबू जो है वो सबसे बड़ी रैली होने की खुशी में भी जश्न मना रहे हैं। यह भोज जो है विशु की मौत का भोज नहीं, ना ही बिंदा के मौत का भोज है ना, ये संभावित मृत्यु है, बिंदा की संभावित मृत्यु का, अपितु यह महाभोज किसका है तो स्वतंत्र भारत का। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हाईलाइट करना है। ठीक है, महाभोज तो स्वतंत्र भारत की तथाकथित आज़ादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था और नैतिकता की मौत का महाभोज है, यानी कि इसलिए ये महाभोज क्या है, उपन्यास का नामकरण सार्थक है महाभोज को, क्योंकि यहाँ पर जो भोज हो रहा है, भोज उस भोज को कहते हैं जो किसी के मृत्यु पर आयोजित किया जाता है, और मृत्यु किसका हो रहा है, ना तो बिंदा का हुआ था और ना ही विशु का। यहाँ पर भोज किसका है तो हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, नैतिकता है, इनका मौत हो रहा है ना, जो आगे चल के समाज में अलग अलग प्रकार के कुरीतियों को जन्म देगा, उन लोगों के अधिकारों का हनन होगा, उनको एक उपकरण के रूप में यूज किया जाएगा। डा साहब इस संपूर्ण परिदृश्य के सूत्रधार है। उन्हीं की सूक्ष्म बुद्धि का परिणाम है कि जोरावर हत्यारा होकर के भी क्या है सुरक्षित है। मतलब जोरावर एक उसमें आपका पात्र है, वो हत्यारा है, मतलब उसमें बताया गया है कि सब कुछ रिपोर्ट में भी साबित हो जाता है कि जो विशु है उनका जो मौत है वो किसने किया था, जोरावर ने किया था, लेकिन हत्यारा होने के बाद भी ये सुरक्षित है। दत्ता बाबू की आग उगलती कलम सरकार के पक्ष में शांत हो जाती है। मतलब दत्ता बाबू जो है वो पत्रकार होते हैं, और पत्रकार के लिए इसको कागज़ की मतलब प्रिंटिंग के लिए इनको कागज़ की आवश्यकता आती है, तो इनके कागज़ के कोटा को जो है बढ़ा दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो ये भी उनके पक्ष में हो जाते हैं। डी.आई.जी. सिन्हा पदोन्नति पा करके भी आई.जी. बन जाते हैं। दूसरी ओर जो लोग कुटिल नाटक में शामिल होने को तैयार नहीं है वे हाशिए पर फेंक दिए जाते हैं। जो इसमें तैयार नहीं है उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, उनको झूठे रेप केस में, मतलब उसको केस में क्या किया जाता है, झूठे रेप केस में फंसाया जाता है। ठीक है, यही वह त्राजस स्थिति है जिसमें अंधेरे के कारण दशाएं है ना झूसनी बंद हो गई, और इसी स्थिति का प्रतीक है महाभोज। ठीक, स्पष्ट है कि अपने समय में जिस विपदाओं और भयावह यथार्थ को व्यंजित करना चाहता है, मतलब महाभोज में जो लेखक विद्रूप और भयावह स्थिति को व्यंजित करना चाहे उसके लिए जो है महाभोज नाम ही बेहतर है। और यह नाम ना सिर्फ आज़ादी के सपनों की मृत्यु अभिव्यंजित करता है, बल्कि लाश को नोच कर खाने वाले गिद्धों का तसलीब का भी ये परिचय कराता है कि हाथ में मतलब लाश को जब विशु मरते हैं तो किस तरह से चारों तरफ से गिद्ध उसके तरफ नोच पड़ते हैं, ये उसके बारे में कहानी है ना। सब किस तरह से अपना रोटी सेकने का काम कर रहा है यहाँ पर, उसके बारे में भी बताया गया है। तो इसलिए महाभोज जो उपन्यास नामकरण है ये सार्थक है,
तो इन्हीं पे विचार करना था। चलिए आज देखते हैं उत्तर। तो क्या है, महाभोज उस भोज को कहते हैं जो किसी के मृत्यु पर आयोजित किया जाता है। यह भोज विशु की मौत की नहीं, ठीक है, यहाँ ऐसे होगा, मौत की नहीं वरन स्वतंत्र भारत के तथाकथित आज़ादी, लोकतांत्रिक व्यवस्था और नैतिकता की मौत है। ठीक है, विशु की मौत को राजनेता अवसर के रूप में देखते हैं, यहाँ पर है आंसर होगा, सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। ठीक है, दास साहब इस संपूर्ण परिदृश्य के सूत्रधार है और यह सब इनकी सूक्ष्म बुद्धि के परिणाम ही है कि जोरावर हत्या होकर के भी सुरक्षित है तथा दत्ता बाबू की आग उगलती कलम सरकार के पक्ष में शांत हो जाती है। बहुत अच्छा। ठीक है, पदोन्नति पाकर आईजी बन जाते हैं। इसलिए दूसरी ओर जो लोग कुसंगति नाटक में शामिल होने को तैयार नहीं, उन्होंने हाशिए पर फेंक दिया जाता है। जैसे विशु की मौत हत्या कर दी गई तथा बिंदा को विशु को हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया गया। गुड पॉइंट, अच्छा पॉइंट है ये। फिर देखिए, यही वह त्राजस स्थिति है जहाँ घनघोर अंधेरे के कारण दिशाएं सूक्ष्म बंद हो गई। इसी स्थिति का प्रतीक है महाभोज नामकरण। ध्यातव्य है कि यह उपन्यास जिस विद्रूप और भयावह स्थिति को दिखाना चाहता है उसके लिए महाभोज से बेहतर नाम शायद ही हो सकता है, क्योंकि इसमें आज़ादी की मौत के साथ साथ इसे नोच कर खाने वाले गिद्धों का परिचय भी कराया गया है। अच्छा उत्तर है। चलिए इसके बाद देखते हैं और किन का उत्तर है। एक और प्रश्न है, ये प्रियांशु यादव का है। किसी भी रचना का सार्थक नाम वह होता है जो किसी लेखक के प्रतिवाद को गहराई के साथ प्रस्तुत कर सके और पाठक के भीतर जिज्ञासा उत्पन्न कर सके। महाभोज एक प्रतीकात्मक नाम है जो किसी की मृत्यु पर होने वाले भोज को व्यक्त करता है। यह नाम पढ़कर पाठक को जिज्ञासा होती है कि लेखक क्या किसके महाभोज का जिक्र कर रही है। सामान्य अर्थ में यह विशु की मृत्यु का महाभोज है जो 1 महीने पहले 9 हरिजनों को जिंदा जला दिए जाने की घटना के प्रमाण एकत्रित कर रहा था। विशु की मौत इन हरिजन के न्याय मिलने की संभावना की मृत्यु है। अच्छा है, बहुत अच्छा, आपने अलग शैली में लिखा हुआ है। आगे देखें तो विशु की मौत का फायदा उठाने के लिए सारे गिद्ध जो राजनीतिक पद का और नौकरशाही में बैठे हैं या उनके हाथों हो रही लोकतंत्र की मृत्यु का महाभोज है। उपन्यास का पहला ही वाक्य लवारिस दास को गिद्ध नोच करके खा जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा है। अगले स्तर पर मन्नू जी नामकरण की सार्थकता के लिए एक विकल्प यह था कि महाभोज का नाम उसके चरित्रों विशु, दास साहब, बिंदा आदि के नाम पर रखा जाता, किंतु यह उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना कि महाभोज है। ठीक है, ऐसे लिखिए यहाँ पे। दूसरा विकल्प यह था कि महाभोज का नाम घटनाओं के आधार पर रखा जाता, जैसे विशु की मौत, सरोह का चुनाव, लोकतंत्र की मृत्यु इत्यादि, किंतु यह उपन्यास घटना और चरित्र प्रधान नहीं है बल्कि विश्लेषण प्रधान है। इसलिए कोई घटनामूलक या चरित्र के नाम पर लिखे का मंतव्य पूर्णता से व्यक्त नहीं कर पाते। स्पष्ट है कि उपलेखक महाभोज अपनी सार्थकता और निराशा अंधेरेपन को भरने का में सफल रहा है। देखिए, आपने जो ये लिखा हुआ है, आपको सिर्फ नामकरण महाभोज क्यों रखा, उनके नामकरण पे विचार नहीं करना था, आपको इसकी सार्थकता सिद्ध करनी थी कि महाभोज नाम क्यों उपयुक्त है। ठीक है, जैसे कि दीप्ति ने लिखा हुआ है, आप उस तरह से लिखिए। यहाँ तक आपका ठीक है, ये उत्तर जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है ये ठीक है। ये सब थोड़ा सा अगर आपको लिखना ही था तो इसको एकदम बहुत शॉर्ट में लिखिए, मतलब एक पैरा में इन दोनों को समेट दीजिए। फिर आपने जो ये वाला पॉइंट उठाया यहाँ पर आपने सारे चीज़ों को शामिल कर लिया है। ठीक है, इसी वाले पॉइंट को आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए जिससे कि महाभोज के नामकरण की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी, और इन्हीं के बारे में बात क्या करना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको सुधार करने की आवश्यकता है। आगे उत्तर ठीक है, यहाँ पर अनावश्यक चीज़ें थोड़ा सा आया हुआ है जिसमें आपको सुधार करने की आवश्यकता है। तो चलिए, अब तो किसी का आंसर नहीं बचा हुआ, इसी के साथ लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल अगले सेशन में जो
कल मैं क्वेश्चन दूंगा फिर से, उसको लिख करके आप लोग सेंड करिएगा, ठीक है। अब से रेगुलर चलेगी। आज हालांकि मैंने दे नहीं पाया था क्योंकि ऑलरेडी मुझे चेक करना था और वो बच गया था, इसी कारण से मैंने नहीं दिया हुआ था। तो आज कल से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उनको लिख करके सेंड कर दीजिएगा, शाम तक में कॉपी आपकी चेक हो जाएगी। जय हिंद।